हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट हम यूनिट 6 का टॉपिक 6.2 एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी क्या है? एनर्जी को समझने से पहले आप ये देखें कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो यहाँ पे मैं इसको पुश करूँ तो ये आगे मूव कर रहा है, तो फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? फोर्स से जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता था उसको हम वर्क कहते हैं। यानी जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो वो कोई ना कोई काम करता है वो ऑब्जेक्ट। अब वो जो काम हो रहा है वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे आप उतना ज्यादा काम होगा। और ये जो फोर्स डिपेंड करेगी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी कि जितनी ज्यादा एनर्जी आप बॉडी में होगी वो उतनी ज्यादा फोर्स लगा पाएगी। तो बेसिकली एनर्जी जितनी लगाओगे उतना काम होता है। ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी यानी डेल्टा ई को बोलते हैं चेंज इन एनर्जी, डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा काम होगा। अगर कोई बच्चा किसी खिलौने को टॉय कार को पुश कर रहा है तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, अपनी मस्कुलर एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है उस गाड़ी पे, और वो गाड़ी मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, ऐसे ही कोई साइकिलिस्ट अगर साइकिल चला रहा है तो अपनी मस्कुलर एनर्जी को या फिर केमिकल एनर्जी जो फूड की एनर्जी बॉडी के अंदर है वो जो कन्वर्ट कर रहा है पेडलिंग पे, जिसकी वजह से साइकिल घूम रही है चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी की विदाउट कोई भी काम का होना पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी की डेफिनेशन है कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत। काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का यूनिट भी जूल ही है, जो कि 1 जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। एनर्जी का यूनिट जूल लिखो या न्यूटन मीटर लिखो, लेकिन ज्यादातर जूल लिखा जाता है क्योंकि आसान है, एक कैपिटल लेटर है जे। ठीक है, वर्क डन और एनर्जी का यूनिट सेम है बिकॉज ये एक दूसरे से काफी रिलेट करते हैं। एनर्जी हैज मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी यानी वो सारी एनर्जी जो हमें फूड से मिलती है, प्लांट, वेजिटेबल, एनिमल्स, या फिर जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, डीजल हो गए, ये वो सारी फॉर्म्स है जिससे हमें केमिकल एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से ये पूरी अर्थ सस्टेनेबल चल रही है। केमिकल एनर्जी नहीं हो तो हम भी काम नहीं कर सकेंगे और हमारी कोई भी मशीनरी काम नहीं करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, लाइट की एनर्जी, इस लाइट की एनर्जी की वजह से ही ये केमिकल एनर्जी बनती है। अगर सन से लाइट ही ना आए तो जमीन में कोई खाना वगैरह नहीं बनेगा, कोई पेड़ पौधा जिंदा नहीं रहेगा, तो फिर फॉसिल फ्यूल्स भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम इन केमिकल एनर्जीज के थ्रू या फिर जमीन पे डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अभी आपके घर में फैन, लाइट, टीवी, ये सारी चीजें चल रही हैं। सोनिक एनर्जी साउंड एनर्जी को कहते हैं। साउंड में भी अपने आप में एक एनर्जी होती है। ठीक है, साउंड सॉलिड से, लिक्विड से, एयर से, कहीं से भी पास करता है। अब साउंड में कैसे एनर्जी होती है? तो कभी आपने ब्लास्ट देखा हो तो ब्लास्ट की वजह से आसपास के काफी एरिया तक तबाही हो जाती है, जस्ट उस साउंड की वजह से, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो चीजों को विस्फोट कर सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी यानी एटम की जो न्यूक्लियस होता है, एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनको बांध करके रखने वाली जो एनर्जी है उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और इस एनर्जी का अगर हम सही से यूज करें तो आने वाले पता नहीं कितने सालों के लिए जो है ना पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो है ना नीड पूरी हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज जस्ट डिस्ट्रक्शन के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, बल्कि आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज न्यूक्लियर एनर्जी। एंड देन हीट एनर्जी, हीट एनर्जी के थ्रू हमारे डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, घर में खाना बनता है। सो दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ energies. Now all forms of energies can be classified as one of two types. सारी एनर्जीज को हम एक या दो टाइप्स में जो है ना क्लासिफाई कर सकते हैं। इधर पोटेंशियल एनर्जी, या तो हम पोटेंशियल एनर्जी का जिसको हम स्टोर्ड एनर्जी भी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यानी कोई स्टोर्ड हुई भी एनर्जी, जैसे किसी पेड़ पे, ट्री पे कोई फ्रूट है तो उस फ्रूट पे जो एनर्जी स्टोर्ड है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। मैं इस मार्कर को जमीन से उठा करके यहाँ ले आता हूँ तो यहाँ पे इस वक्त क्योंकि मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा करके इसको यहाँ लाया और एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट करवाया तो इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है।
उस एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी को, जो इसमें स्टोर्ड, अगर मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगा, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, हर वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसके अंदर भी एक एनर्जी, क्योंकि वो मूव कर ही इसीलिए रहा है कि उसमें कोई ना कोई फोर्स लगी एनर्जी की वजह से। तो एक एनर्जी का शिफ्ट होने से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो जो मूव करते हुए एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ड्यू टू मोशन। तो हम सारी एनर्जीज को या तो हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं या फिर काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, और इन दोनों को भी सम अप करके कोलेक्टिवली टर्म्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। तो इन सारी एनर्जीज को हम मैकेनिकल एनर्जी की शॉर्ट में कह सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी possessed by a body due to its motion, हरकत की वजह से, मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से बॉडी के अंदर जो एनर्जी आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी चलती हुई चीजों के अंदर जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉल आपकी तरफ आती है और एक टेनिस बॉल आती है, दोनों सेम स्पीड से आते हैं, ठीक है। तो किसको रोकना ज्यादा मुश्किल होगा, फुटबॉल को या टेनिस बॉल को? सेम स्पीड से आ रहे हैं दोनों, तो ऑब्वियसली फुटबॉल को रोकना ज्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज फुटबॉल का जो वेट है, मास है, वो ज्यादा है टेनिस बॉल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह अगर फुटबॉल और टेनिस बॉल दोनों सेम स्पीड से जाए और आगे आपने गिलासेस रखे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके गिलास रखे हैं, और ये आपने गिलास की से बिल्डिंग बनाई है, तो फुटबॉल भी जा करके इसको लगेगी और टेनिस बॉल भी लगेगी, तो ज्यादा डैमेज कौन करेगा? फुटबॉल, बिकॉज फुटबॉल का मास ज्यादा है, तो इसी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। वाई मास की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये भी हम नीचे जब फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो आपको समझ आएगा। नाउ यहाँ पे हम एफ डी ग्राफ बना रहे हैं, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जब भी हम किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेस होती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, तो उसका हम ग्राफ बना रहे हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में आपने डिस्प्लेसमेंट रखा है, यानी जितना डिस्प्लेस के ऑब्जेक्ट को आप ग्राफिकली दिखा रहे हो, और वाई एक्सिस में ये दिखा रहे हो कि आपने कितनी फोर्स लगाई। अगर हम इसको 1 मान ले तो 1 2 3 4 5 6, तो हम जाने के लिए बोलो 6 न्यूटन की फोर्स आपने लगाई है, 6 न्यूटन की फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। 7 मीटर मान ले, 6 न्यूटन की फोर्स आपने लगाई है, और 7 मीटर बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट जो वो डिस्प्लेस हुआ है, अपनी जगह पे मूव कर रहा है। तो उसको मैं ग्राफिकली ऐसे दिखा रहा हूँ कि 7 और ये इतना डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन खींची तो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। अब ये जो अंदर वाला एरिया है ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है विथ को आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे, लेंथ और विथ को मल्टीप्लाई करो तो एरिया निकल के आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम डेरिवेशन देखें फॉर्मूले की, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में हम के ई से लिखते हैं, के को सबस्क्रिप्ट में छोटा करके नीचे लिखते हैं, काइनेटिक ई फॉर एनर्जी, के फॉर काइनेटिक एनर्जी, बराबर होता है वर्क डन के, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी के, यानी जितना चेंज आएगा एनर्जी में उतना काम होगा, और ये काम का फॉर्मूला एफ डॉट डी। नाउ वर्क डन बराबर है, जो वर्क डन हुआ है, जो काम हुआ है, वो बराबर है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इतना काम हुआ है वो हमें ये एरिया बताएगा, ग्राफिकली ये एरिया बताएगा कि इतना काम हुआ है, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये जो हमारे पास एरिया है अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो हम बोल रहे हैं इसकी जगह आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, और इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी। ये कहां से आया? विड्थ क्या है, देखिए विड्थ है फोर्स एफ, मल्टीप्लाई दैट इज लेंथ, क्या है? लेंथ डी, सही, यहां से याद है, लेंथ क्या है? लेंथ डी है, तो ये एफ मल्टीप्लाई बाय डी। नाउ यहाँ पे आ रहा है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये जो रेक्टेंगल का एरिया निकल के आ रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, आप इससे पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, फोर्स का फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम ए। जबकि ये डी जो है वो डिस्टेंस है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी का, यानी एवरेज अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया और कितने टाइम में कैसे वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डी अपॉन टी। अगर टी यहाँ पे डिवाइड और इक्वल टू की सिर्फ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी वी के साथ मल्टीप्लाई में आ गई तो डी अलग अलग हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो डी बराबर होता है वी एवरेज और टाइम के, तो डी बराबर हो गया इसके और एफ बराबर हो गया एम ए के। अब अगर मैं यहाँ पे एफ की जगह एफ का फॉर्मूला लगा दूं एम ए, और डी की जगह डी की वैल्यू लगा लूं वी एवरेज टाइम, एक ही बात है, काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही चल रहा है साइड में। अब यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है?
एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। कितने टाइम में कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो v अपॉन टी एक्सेलरेशन होता है, v अपॉन टी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक ही जगह में v अपॉन टी लिख लिया। एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो बेसिकली क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का सम होता है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे दो क्वांटिटी से 2 से डिवाइड। एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे मैं तुम्हें नंबर दे दूं यहाँ पे 2 + 4, तो बोलो इसकी एवरेज निकालो, तो क्या करोगे आप, 2 को 4 से प्लस करोगे 6 और 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि क्वांटिटीज है तो 3 निकल के आ जाएगा, 3 इज द एवरेज। ऐसे अगर बहुत सारी क्वांटिटीज आ गई यहाँ पे 4 + 2 + 4, हमें बोलो इसका एवरेज निकालो। एक तरीका तो ये है कि इन सबको प्लस करो और कितनी क्वांटिटी से 1 2 3 4 5 क्वांटिटी से 5 से डिवाइड करो। तो अगर मैं इन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या बनेगा, ये 6 10 12 और 4 16, 16 को आप 5 से डिवाइड कर दें तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो ये 3 पॉइंट समथिंग। इसी तरह आप ये भी कर सकते हो कि फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ प्लस करो 2 + 4, और क्योंकि दो ही वैल्यू से तो 2 से डिवाइड कर दो, तब भी क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आता है। एवरेज इस तरह भी लिख सकते हैं यार, या तो सारी वैल्यूज को प्लस करके जितनी वैल्यूज है उनसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वैल्यू से, या फिर पहली और लास्ट वाली वैल्यू को प्लस करो। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी में पहले वाली वेलोसिटी और बीच की सारी वेलोसिटी कम ज्यादा उसको छोड़ दो, लास्ट में जो वेलोसिटी है उसको लेते हैं, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आता है। अब एवरेज वेलोसिटी की जगह उसका फॉर्मूला आ गया वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू टी अपनी जगह में, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे था, रेस्ट पे था, रुका हुआ था, आपने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गया ऑब्जेक्ट, तो इनिशियली रुका हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। बाद में जो वेलोसिटी आई है वो कितनी है नहीं पता, इसलिए हम उसको v बोल रहे हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी को हम v कह देते हैं, टू अपनी जगह में, टाइम अपनी जगह में, तो 0 को v में प्लस करेंगे v v ही रहेगा, टू अपनी जगह में, t अपनी जगह में, ये वैल्यू अदरवाइज आ गई। अब यहाँ पे देखो t डिवाइड में, यहाँ पे t ऊपर मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड वाली वैल्यू और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कैंसिल हो जाती है, कट गया। अब क्या रह गया, v v रह गया और m रह गया, m v और v से मल्टीप्लाई को v स्क्वायर हो गया, नीचे जो 2 था वो ऐसे ही आ गया। अब मैं इस पूरी वैल्यू को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इधर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 1/2 को मैं साइड पे लिख दूं, m v स्क्वायर वैसे लिख दूं। तो ये फाइनल फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का। किसी भी बॉडी का अगर आपको चेक करना है कि उस बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो आपको मास पता होना चाहिए उस बॉडी का और जोड़ने की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। इसीलिए फुटबॉल और टेनिस बॉल में फुटबॉल ज्यादा काम कर रहा था, ज्यादा डैमेज कर रहा था, उसको रोकना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका मास ज्यादा था, ठीक है। और वेलोसिटी की स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी, यानी वेलोसिटी अगर वेलोसिटी का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल अगर मास डबल करते हो आप तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी, लेकिन अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हो, कुछ करते हो, तो वेलोसिटी का स्क्वायर टू स्क्वायर का होता है 4, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ेगी, सही है। आई होप इट्स क्लियर। एग्जांपल 6.2, बाबर आजम hits a cover drive by giving a kinetic energy of 50 joules to the ball by his bat। बाबर आजम अपने बैट से बॉल को खेलते हैं, शॉट मारते हैं, तो कितनी एनर्जी के साथ, 50 जूल के साथ, ठीक है। एट व्हाट स्पीड विल द बॉल गो टू द बाउंड्री, किस स्पीड से बॉल बाउंड्री में जाएगी जब बाबर आजम 50 जूल की एनर्जी लगाएगा बैट पे, तो किस स्पीड से बॉल जो है वो बाउंड्री की तरफ जाएगी। इफ मास ऑफ द बॉल इज, और बॉल का मास गिवन है 120 ग्राम। बेड़ा बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमें 50 जूल की बनी, काइनेटिक एनर्जी 50 जूल तो लिख लिया। मास गिवन है सेकंड, इस पूरे न्यूमेरिकल में हमें 120 ग्राम, ग्राम से हमें समझ आ गया मास, और यहाँ लिखा हुआ भी है मास, तो मास गिवन है 120 ग्राम। ऐसा यूनिट जो मास का है वो केजी है। यूनिट नंबर 1 में आपने देखा होगा फिजिकल क्वांटिटीज में मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। व्हाई 1000? बिकॉज 1 केजी में जो है ना 1000 ग्राम होता है, दैट्स व्हाई 1000 से मैं डिवाइड करूंगा तो केजी में दोबारा से वैल्यू आ जाएगी। वेलोसिटी फाइंड आउट करना है किस स्पीड से बोल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते जो डेटा में गिवन, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है दैट इज 50 आ गई, 1/2 अपनी जगह में ऐसे ही कांस्टेंट है ये वैल्यू। मास 0.12 केजी, तो मास की जगह में मास की वैल्यू आ गई, v स्क्वायर ऐसी रहा, ठीक है। नाउ ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, नीचे इक्वल टू किस तरफ आएगा तो 50 के साथ मल्टीप्लाई में आ गई, 1 0.12 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.12 ही रहेगा, v स्क्वायर अपनी जगह में एज, इनको मल्टीप्लाई कर दिया 100 हो गई, ये वैल्यू एज आ गई। अब मुझे v स्क्वायर चाहिए तो v स्क्वायर को अकेला करूंगा, v स्क्वायर नहीं सॉरी v चाहिए तो v को अकेला रखेंगे,
0.12 इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इक्वल टू किस तरफ आएगा, 100 के डिवाइड में आ जाएगा, 0.12 यहाँ पे भी अकेला हो गया। अब इस वैल्यू को मैं ऐसे घुमा के भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखें, ठीक है। हमें v चाहिए, v स्क्वायर नहीं चाहिए, इसीलिए स्क्वायर रूट आने के लिए दोनों तरफ रूट ले लेंगे। रूट दोनों तरफ आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, v रह गया, इसको डिवाइड करके इसका रूट कैलकुलेटर में निकालो। कैसे, पहले इसको डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको लिखो, और फिर रूट दबाओ, रूट दबा करके उस आंसर को लिखो, इक्वल टू करके आंसर आ जाए। आई होप ये तो आता ही होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस वेलोसिटी के साथ, इतनी स्पीड के साथ बॉल जो है वो बाउंड्री की तरफ गई है। तो यहाँ पे तो ये एग्जाम्पल खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो पिच से जो बाउंड्री दूर होती है वो 72 मीटर होती है, सही, इन जनरल 72 होती है। इतनी स्पीड से बॉल जा रही है और डिस्टेंस जो है वो 72 है, तो इस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू एस अपॉन टी। यहाँ पे हमें वेलोसिटी पता है 28.9, 28.9, डिस्टेंस एस भी हमें पता है 72, लेकिन हमें टाइम नहीं पता कितने टाइम में बॉल जो बाउंड्री पहुंचेगी। अगर इतनी स्पीड से बॉल जाए तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ बॉल पाने के लिए, तो टाइम तुम कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। बी यहाँ पे डिवाइड, टी यहाँ पे डिवाइड और इक्वल टू सिर्फ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू इक्वल टू सिर्फ जाएगी 72 पे डिवाइड में। अब इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करो, टाइम निकल के आ गया। तो डिवाइड करने पे टाइम आ रहा है 2.5 सेकंड, इतना टाइम लग रहा है बॉल को बाउंड्री पहुंचने में।